तो क्या 2022 में राम जी करेंगे बेड़ा पार? अयोध्या से किसे मिलेगा जीत का आशीर्वाद और अयोध्या से चुनाव क्या हिंदुत्व पर है दांव? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी परंपरागत सीट गोरखपुर को छोड़कर अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि सूत्र बता रहे कि करीब करीब तय हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या से चुनाव, हिंदुत्व पर दांव, राम मंदिर पर दांव। और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति योगी के नाम पर मोहर भी लगा चुकी है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो ये 2022 में बीजेपी के लिए पहली बार राम मंदिर आंदोलन की सफलता को भुनाने का मौका होगा। राम मंदिर बनाने के बाद यूपी का पहला चुनाव, बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की धार और तेज होगी। पूर्वांचल की 200 सीटों पर असर होगा और अवध क्षेत्र की 82 सीटों पर असर पड़ सकता है। जिस तरह याद करिए ना, वाराणसी लोकसभा के चुनावों में बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुआ था ना, जब काशी से चुनाव लड़ा था पीएम मोदी ने और पूर्वांचल को साधा था। उसी तरह अयोध्या विधानसभा चुनाव में योगी के लिए या बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। अयोध्या यूपी में हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश हो सकता है। श्री राम और काम साथ साथ चल सकते हैं, इसका संदेश दिया जा सकता है। अयोध्या से मथुरा को भी संदेश दिया जा सकता है, क्योंकि अयोध्या और राम जन्मभूमि मुद्दे पर विपक्ष कमजोर है, इसलिए भी अयोध्या बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड माना जा सकता है। लेकिन क्या यह मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, लगभग तय हो चुका है। इसलिए अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना क्या वाकई गेम चेंजर होगा? और अयोध्या विपक्ष की जाति वाली राजनीति के खिलाफ, तोड़फोड़ वाली राजनीति के खिलाफ क्या करारा जवाब हो सकता है? शहजाद पूनावाला बीजेपी का पक्ष रखेंगे और साथ ही आपको बता दें अभी धर्मवीर चौधरी साहब आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से पंकज श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी से शौकत अली, सिद्धार्थनाथ सिंह योगी सरकार में मंत्री, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तोड़फोड़ को लेकर भी बात करेंगे जो भगदड़ है बीजेपी कैंप में। लेकिन अयोध्या से चुनाव, शहजाद, हिंदुत्व पर दांव। ऐसा है अमन जी, हम तो वो लोग हैं जिनके रोम रोम में श्री राम बसते हैं और राम हमारे लिए चुनाव का नहीं, आस्था का विषय है। और आज जो श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज उनको भी रोम रोम से हटकर राम राम करना पड़ रहा है। आज जिन्ना और तालिबान के सपने छोड़कर उनको भी श्री कृष्ण का स्वप्न आ रहा है। तो ये हमारे हिंदुत्व की एक तरीके से ताकत है, हमारी आस्था की ताकत है कि कल तक जो राम कार सेवकों पर गोलियां चलाने का काम करते थे, आज वो राम जी के बारे में, परशुराम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने पर उतर आए, चुनावी हिंदू बन रहे। जहां तक सवाल है योगी आदित्यनाथ जी के कहां से चुनाव लड़ने का, तो ये तो फैसला पार्टी करेगी और बहुत जल्द आपके सामने हो जाएगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 7 वर्षों में चाहे मोदी जी हो या पिछले 4.5 वर्षों में योगी जी हो, ये दोनों हिंदू आस्था केंद्र और सांस्कृतिक हमारे जो आस्था केंद्र है, इनके विश्वकर्मा के रूप में उभर कर आए हैं। केवल आज अयोध्या की बात ही नहीं, अयोध्या में तो मंदिर बन रहा है 500 वर्षों के बाद। अयोध्या का उद्धार तो हो ही रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मर्यादा श्री पुरुषोत्तम हमारे मर्यादा श्री राम के नाम पर बन रहा है, वहां पर सौंदर्यीकरण का और विकास के कार्य हो रहे हैं। परंतु ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि मंदिर बनाने के बाद भी अगर सीएम हारते हैं, अगर योगी हारते हैं, तो किसकी हार होगी? क्योंकि मंदिर बनाने के बाद भी अगर योगी हारते हैं तो अब यही है ना आपका ट्रम्प कार्ड, मास्टर कार्ड, मास्टर स्ट्रोक। ऐसा है अमन जी, मैं आपको बता दूं कि जिन पर श्री राम का आशीर्वाद हो और जिनकी परिकल्पना और सोच ही विकास, विरासत और विचारधारा के राम राज्य को स्थापित करने की हो, उसको कोई निजाम राज से कोई खतरा नहीं हो सकता, उसको कोई गुंडा राज से खतरा नहीं हो सकता। और अंततः इस देश में और प्रदेश में गांधी जी की परिकल्पना की हुई राम राज्य की ही जीत होगी। इसीलिए हार के बारे में सोचना अभी मुझे लगता है केवल जो निजाम राज लाना चाहते हैं, माफिया राज लाना चाहते हैं, उनको सोचना चाहिए। और इसीलिए आज शायद वो निजाम राज की बातें छोड़कर, जिन्ना राज की बातें छोड़कर राम राम करने लगे हैं। परंतु मैं एक आपको बात बता दूं कि आज
चाहे अयोध्या जी हो जहां पर भव्य दीप उत्सव मनाया गया, चाहे वो काशी के जो हमारा धाम है जिसका पुनरुद्धार किया गया, चाहे बनारस के घाट हो जिनकी सफाई करके उनके ऊपर दीप दिवाली मनाई गई जिसको पहले अंधकार में रखा जाता था, चाहे वो चित्रकूट हो जहां पर हमने अनेकों विकास के कार्य किए हैं, चाहे वो मथुरा जी हो जहां पर शराब और मांस को प्रतिबंधित कर कर वहां पर हमने मथुरा के उद्धार के लिए अनेकों 400 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हो। आज हिंदू आस्था केंद्रों की चिंता 70 वर्षों में क्यों नहीं हुई? कौन क्या छोड़ रहा है पता नहीं, सारे आपको छोड़ रहे हैं। ये भी तो खबर है ना आज की, 14 विधायक 3 मंत्री जी, तो ये सारे रामद्रोही हैं अब। ठीक है, तो कुछ लोग जी नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ लोग अभी अपना अलग अवसर तराशने के लिए, हो सकता है उनको पता चल गया हो कि जनता उनसे नाराज है और हो सकता है कि उनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का टिकट ना मिले और हो सकता है कि जनता का भी समर्थन ना मिले, तो चलिए उन्होंने अवसरवादिता दिखाते हुए अगर वो कहीं और जा रहे हैं तो वो उनको मुबारक है वहां पे जाना। परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं जिनको ये ले रहे हैं, उन्होंने तो कहा था कि ये गुंडों वाली पार्टी है, स्वामी प्रसाद मौर्य के शब्द है, तो आज समाजवादी पार्टी उनके शब्दों को मान रही है ना। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य, आपने भी जिक्र किया था इसका कि 3 तलाक मुस्लिम मर्दों की हवस का एक तरीका है, तो वो समाजवादी पार्टी आज उस बात को मान के 3 तलाक के कानून पर समर्थन करेगी ना मुस्लिम महिलाओं का, बहनों का। और जहां तक सवाल है आने जाने का, तो वैसे तो 19 से ज्यादा लोग और बड़े बड़े ओबीसी नेता, हरिओम यादव जी हो, धर्मपाल यादव जी हो, बाकी लोग हैं, उन्होंने भी हमारी पार्टी ज्वाइन की है, तो उसको क्या कहेंगे? लोग इतने बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन करते हैं तो क्या उसको भी हवा का रुख माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? कि केवल कुछ नेता अगर छोड़कर चले जाते हैं तो उसी से मौसम जो है उसका आप अंदाजा लगाएंगे। पंकज श्रीवास्तव का कमेंट ले लेता हूं। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगभग ये तय माना जा रहा है। पंकज जी, अयोध्या से चुनाव हिंदुत्व पर दाव और अयोध्या वाली पिच पर। देखिए पहली बात तो है पंकज भाई, गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर से हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जरा लगातार वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं जी, और ये बहुत साफ लग रहा है कि गोरखपुर से दोबारा चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, इसलिए कभी वो अयोध्या, कभी वो मथुरा इधर उधर भागते हैं। नहीं तो गोरखनाथ को छोड़कर वो कहीं जाए इसकी कोई जरूरत उनके लिए नहीं होनी चाहिए। और राम तो कड़कड़ में व्याप्त हैं, जो धार्मिक लोग हैं वो ये बात मानते हैं, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश के हर मोर्चे पर जिस तरह से योगी सरकार फेल हुई है, उसके बाद उनके पास अब जवाब देने को कुछ है नहीं और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, आप चुनाव जीत कर आए थे इस प्रदेश को बेहतर करने के लिए, आपने इस प्रदेश को इतना ज्यादा तकलीफ दी है, लोग एक एक सिलेंडर के बिना, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मरे हैं। सच्चाई यह है कि यहाँ पे क्या आपको मेरी आवाज आ रही है या मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा? नहीं, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। पंकज जी आप बोलते रहिए, तो अब जवाब कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं पूछूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि नीति आयोग बता रहा है कि देश में जो सबसे गरीब प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद, उस लिस्ट में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। नीति आयोग ही बता रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में फिसड्डी है, उत्तर प्रदेश सबसे खराब है। और कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 1000 बच्चों में से 60 बच्चे 5 साल की उम्र करने के पहले मर जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसा आंकड़ा करीब अफगानिस्तान का है। यानी दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहे नहीं व्यापा, यही तो राम राज की परिकल्पना है। यहाँ बेरोजगार लाठी खा रहे हैं, आशा बहुएं लाठी खा रही हैं, महंगाई का हाल ये है कि तो 250 इसलिए तो पंकज जी मैंने पूछा ना, इसलिए तो मैंने पूछा कि यही चुनाव अयोध्या की पिच पर हो जाएगा तो आप लोगों के लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगी? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ? हमारे लिए क्यों? अब 80-20 अयोध्या, मथुरा, काशी। जी पंकज जी, 80-20 बिल्कुल 80-20 बहुत जरूरी है। जिन 80% उत्तर प्रदेश के लोगों के घरों के लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प के मरे हैं, वो ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जिन 80% लोगों के घरों में बेरोजगार बैठे हुए हैं और ताने खा रहे हैं, वो लोग ढूंढ रहे हैं। जिन 80% लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जल पाया है, हजार रुपए का या रसोई गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, वो सारे लोग इनको ढूंढ रहे हैं। तो 80% जनता तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दौड़ाएगी इस चुनाव में। बिल्कुल सही आपने कहा, उत्तर प्रदेश में इस सरकार के पास देने को कुछ नहीं, अपनी ही कॉपी दौड़ाएगी। ठीक है शहजाद, दौड़ाएगी, इसलिए गोरखपुर से अयोध्या दौड़ा दिया।
पंकज जी कह रहे हैं दौड़ाएगी जनता, इसलिए गोरखपुर से अयोध्या दौड़ गए योगी जी, ये पंकज जी कह रहे हैं। देखिए ऐसा है अमन जी, आपको भी पता है कि गोरखपुर से वहां से वो सांसद का चुनाव लड़ते थे और उसके बाद आज वो जब चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी सीट पर लड़ेंगे अभी पार्टी को तय करना है। परंतु मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब 2.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं तो क्या उसमें दलितों के और सबसे ज्यादा गरीब और पिछड़े समाज के लोगों को टॉयलेट नहीं मिले? जब 1.5 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर दिए गए, जब बेरोजगारी की दर 2016 में 18% थी उसको 4.5% किया गया, जब जीडीपी 2 नंबर पर लाई गई, 6 नंबर से 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश की जीडीपी आई है, जब 36,000 करोड़ के लोन माफ किए गए 86 लाख किसानों के, जब 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया गया गन्ना किसानों को, इन्होंने 10,000 करोड़ का छोड़कर गए थे उसको भी पूरा किया, और ये लोग कितना करते थे 1 लाख करोड़ भी नहीं कर पाए ये लोग 10 साल में मिलकर, तो हमने 1.5 लाख करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान किया। जब हमने नहीं अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, जब हमने 15 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त राशन दिया कोरोना काल में, जब हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको 1,000 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया, और 3.5 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको 5 लाख का इंश्योरेंस दिया, उनको 2.5 लाख का हमने सोशल सिक्योरिटी दिया, तो ये किसको बेनिफिट मिला, ये किसको लाभ मिला? आज एक नई जात उभर कर आई है, लाभार्थी की जात, और जहां तक ये ओबीसी करते हैं, देखिए हिंदू समाज को बार बार बांटेंगे और फिर वहां पर जिन्ना और तालिबान को याद करके कहेंगे कि मुस्लिम एक हो जाओ, ये कहेंगे कि शरिया कानून लाओ, इनके सांसद कहते हैं, इनके सांसद कहते हैं बाबरी जिंदा है, ये बातें करके हिंदुओं को अपमानित करना तो इनका पुराना चरित्र है। पर मैं इनसे एक सवाल पूछना, ना एक सेकंड, मैं सवाल पूछना चाहता हूं अमन जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, मैं अमन जी एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने कुछ लोगों का नाम गिनवाया, 80 कंसोलिडेट होगा। मेरा एक सवाल सुनिए ना, आपने बोला था ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ ने कहा ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है, अयोध्या से चुनाव लड़ने से क्या 80 कंसोलिडेट होगा? इनका पहले वो तो बता दीजिए जो ये बोल रहे अरे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हम जहां से भी लड़ेंगे इस बार 80 ने तय कर दिया है कि जो जिन्ना को महान, जो तालिबान का करता है गुणगान, उसकी बंद करनी है दुकान, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी वो बूस्टर डोज है तुष्टीकरण के इस वायरस के खिलाफ, जो कभी कांग्रेस दिखाती है हिंदुत्व को गाली देकर, कभी समाजवादी पार्टी दिखाती है कहकर कि हिंदुओं पर हमने गोली चलाई और भी गोलियां चलवाएंगे, आतंकवादियों को रिहा कर देंगे। इस प्रकार की राजनीति का डबल डोज आज लगने वाला है, चाहे योगी आदित्यनाथ जी कहीं से भी लड़ ले, क्योंकि श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ है, और अगर ये डबल डोज नहीं चाहते तो समाजवादी पार्टी के नेता, देखिए भगवान श्री कृष्ण तो शौकत अली हमारे साथ है, शौकत अली समाजवादी पार्टी से। सर मैं एक कमेंट ले लूं, पंकज भाई मैंने आपको इसलिए शुरुआत में मौका दिया था, मैं आपके पास भी आऊंगा पंकज भाई अगर आपकी इजाजत हो। धर्मवीर चौधरी भी बीएसपी से, शौकत अली समाजवादी पार्टी से। शौकत अली जी वो अयोध्या से चुनाव लड़े, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो आपके भी सपने में आते हैं, लेकिन अयोध्या की पिच की जब बात होती है तो याद दिलाते हैं राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों के साथ है, राम मंदिर बनाने वालों के साथ है, यूपी की जनता तय करे। शौकत अली, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता अमन जी तय कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, और बार बार एक एलिगेशन बड़ा लगता आया है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई। अमन जी आज मैं इसको बड़ा स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं, अच्छा जी, इनसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आज मथुरा में कोर्ट ने अगर मान लीजिए वहां पे प्रतिबंध लगा दिया हो और कहा हो कि कोई भी बंदा वहां नहीं जा सकता, एक परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं क्या राम भक्तों को वहां, सनातन भक्तों को वहां भेजने का काम करेंगे, जबकि कोर्ट का आदेश है, पूरी तरीके से प्रतिबंध है। अगर आप जिद करेंगे तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, ये शौकत अली राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले महापाप को जायज ठहरा रहे हैं। ये किस प्रकार की जिहादी सोच है कि कहते हैं कि अगर अवसर मिलेगा तो हम तो और गोलियां चला देंगे, हम राम भक्तों को चुन चुन कर मारेंगे। ये क्या तरीका हुआ? नहीं अमन जी, क्या शौकत अली राम भक्तों पर गोली चलाने को जायज ठहरा रहे? नहीं मिली उत्तर प्रदेश के भाजपा के नहीं, गोलियां चलाने का कांड क्या इसको जायज ठहराने का काम शौकत अली ने अभी किया? अमन जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो कह रहे हैं वो हालात इस तरह के थे और दोबारा बनेंगे तो शायद दोबारा चलेगी, है ना शौकत भाई? बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति माहौल खराब करने का काम करेगा वो दंडित होगा, इसमें कोई दो राम भक्तों ने माहौल खराब किया। अमन जी ये तो ब्रेकिंग न्यूज है,
बौद्ध हो, जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर फिर से गोली चलाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई समाजवादी पार्टी मौका मिले तो राम भक्तों को फिर से भून देगी। देखिए यही तो ये फर्क है ना। सोचिए, इस सोच को, इस सोच की आप परिकल्पना कीजिए कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने के लिए देखिए फर्क साफ है, एक तरफ है फूल बरसाए जाएंगे, एक तरफ है गोलियां बरसाई जाएंगी। देखिए ना शौकत भाई, शौकत अली, शौकत भाई देखिए शौकत भाई, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो फूल बरसाएंगे, आप कह रहे गोलियां चलाएंगे, फर्क साफ है ना। फिर अब वो फर्क, वो कह रहे हैं कि वो फूल बरसाएंगे, आप कह रहे हैं गोलियां बरसाएंगे। पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तो भगवान श्री कृष्ण कैसे आएंगे सपने में फिर? ये देखिए अमन जी, आप जिद करके जाना चाहोगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने देगी वहां पे? मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुमति देगी जब कोर्ट प्रतिबंध कर देगा? क्या अनुमति देगी सरकार? अगर कल को सरकार बनी, एक मिनट रुकिए, अगर कल को सरकार बनी, काशी में वो जो मस्जिद है वहां पर अभी कुछ लोग वहां पर गए थे, ये लोग ऐसा कुछ करेंगे तो आप लोग गोलियां चलवाएंगे? बिल्कुल, मैंने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होने में कोई कोताही नहीं होगी। बिल्कुल अमन जी, इसमें कोई कोताही नहीं होगी, कोई कोताही नहीं होगी। काशी में भी गोलियां चलेंगी। अच्छा मथुरा में, उसके खिलाफ कार्रवाई होने में मथुरा में भी गोलियां चलाएंगे। शौकत अली समाजवादी पार्टी से है भाई, सुन लीजिए जो बोल रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से है, पीछे साइकिल भी नजर आ रही है, और मथुरा में भी गोलियां चलवाएंगे फिर शौकत भाई? मैंने कहा कि अगर वो उग्र होके उत्तर प्रदेश की सरजमी का माहौल खराब करेंगे तो पूरी दंडात्मक कार्रवाई होगी, इसमें कोई संशय नहीं। और जो आपके सांसद बर्क साहब कह रहे थे कि बाबरी फिर आएगी, बाबरी फिर लौटेगी, ऐसे लोगों का क्या करेंगे? बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये बात आप कह रहे हैं अमन जी, आज हम लोगों ने चिट्ठी लिख के क्या किया उन्होंने, तो कहा अवगत कराया था। सुन लीजिए अमन जी, थोड़ा कड़वा है, सुन लीजिए करिए, थोड़ा कड़वा है, सुन लिया करिए अमन जी। हम लोगों ने देखिए एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है, एक सेकेंड अमन जी देखिए, बीच में ना बोले अमन जी। मुझे लगता है कि आज की डिबेट बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। एक तरफ तो काशी, अयोध्या, मथुरा में हम भगवान और आस्था के लिए दिए जला रहे हैं और ये गोलियां चलाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदू उग्र है और हिंदुओं पर गोली चलाएंगे, और फिर कहते हैं कि कृष्ण हमारे स्वप्न में आते हैं। इनके सांसद एक बार कह रहे थे, एक सेकेंड अमन जी प्लीज मुझे अपनी बात रखने दीजिए। अमन जी, इनके सांसद ने कहा है, बर्क ने कहा है कि हिंदू अगर कृष्ण मंदिर के बारे में सोचेगा मथुरा में तो मुसलमान आंदोलन पर बैठ जाएगा मथुरा में। उसके लिए आपको लगता है, एक सेकंड शौकत अली, आपको लगता है आपका स्टेटमेंट सुनकर कोई हिंदू आपको वोट देगा? आप कह रहे हैं गोलियां चलवाएंगे, मथुरा में भी काशी में भी हमारी सरकार बनेगी। सुन तो लीजिए, किसने अमन जी कहा गोलियां चलाएंगे? कार्रवाई करेंगे ना, कार्रवाई करेंगे भाई। मैंने सवाल पूछा था राम भक्तों पर गोलियां चलवाएंगे, आपने बोला काशी में भी कार्रवाई करेंगे, मथुरा में भी ऐसी कार्रवाई करेंगे। लोगों से सवाल पूछा, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी ऐसे कहने को आप कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सपने में आते हैं, सुन तो लीजिए, कहने को आप कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सपने में आते हैं और आप राम भक्तों पर गोलियां चलवाएंगे, काशी में गोलियां चलवाएंगे, मथुरा में गोलियां चलवाएंगे। आप सुनिए, ये हसीन सपने हैं। अब समय बदल चुका है, अब गोलियां नहीं चलेंगी, अब अगली कार सेवा में फूल बरसाए जाएंगे। पहला कोर्ट से हुआ, दूसरा सपोर्ट से होगा। सुन लीजिए, अयोध्या का फैसला कोर्ट से हुआ, काशी का फैसला सपोर्ट से होगा। इसलिए मरने मारने और लड़ाने की बातें यहां मत करिए। कई मुस्लिम भाई भी है, वो भी चाहते हैं कि सपोर्ट से हो काशी का फैसला, मथुरा। आप यहां पर गोलियां चलाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल इसीलिए अयोध्या की पिच पर चुनाव। शहजाद, चलिए मुझे आगे बढ़ना होगा, धर्मवीर जी भी है मेरे साथ, उनका भी कमेंट लेना है। शहजाद अमन जी बहुत छोटे में, अमन जी मुझे लगता है कि देखिए आज एक सोच सामने निकल कर आई है कि ये आतंकियों को जेल से छुड़वाते हैं। बर्क कहता है बाबरी जिंदा है, बर्क कहता है मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर का सोचना भी मत, हम आंदोलन करेंगे मुसलमान, और ये कहते हैं हिंदू उग्र है और हिंदू पर गोली चलाएंगे। मैं आज सारे हिंदुओं से, हम जो 80
फीसद की बात कर रहे थे, आज आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से तुष्टीकरण से ग्रसित होकर ये शौकत वाली पार्टी, ये समाजवादी पार्टी किस प्रकार से हिंदुओं को गोलियां मारना चाहती है। काशी में, मथुरा में, चित्रकूट में, अयोध्या में, ये इतनी बड़ी खबर है। क्या अखिलेश यादव इस प्रकार की सोच रखते हैं और कहते हैं मेरे सपने में कृष्ण जी आते हैं? ये शौकत वाली पार्टी जो है आज इसने असली चेहरा अपना दिखा दिया है। ये आतंकियों को तो जेल से रिहा करेंगे पर राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे। अगर इनकी सरकार नहीं आई और ऐसी बात कर रहे हैं, इनकी सरकार आ गई तो हिंदुओं पर क्या कहर ढाएंगे, ये शौकत वाली पार्टी का चेहरा आज आप सामने देखिए अपने। धर्मवीर चौधरी, बहुजन समाज पार्टी से धर्मवीर चौधरी, अयोध्या से चुनाव हिंदुत्व पर दाव। धर्मवीर चौधरी जी मायावती की पार्टी से, उनका भी एक पक्ष ले लेते हैं। धर्मवीर जी, अयोध्या से चुनाव, यही मुद्दा है, हिंदुत्व पर दाव। बीजेपी 80-20 हिंदुत्व, यही। अमन जी, अगर इन दो ही लोगों से आपको डिबेट करानी थी, हिंदू मुस्लिम परोसना है डिबेट के माध्यम से, तो मुझे बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूं ना बीएसपी का पक्ष रखवाने की जरूरत है, क्योंकि आप तो परोस रहे हैं हिंदू मुस्लिम, और डिबेट में आपको यही मजा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अयोध्या हिंदू 20 मुस्लिम का मिनट बाद लेना आपने देना मेरा थोड़ी नंबर ना है। लिया है। 20 नहीं 18 हो रहे हैं। अयोध्या, आपको अयोध्या से एलर्जी है? आपको अयोध्या से, प्रभु श्री राम से एलर्जी है क्या? एलर्जी है? अयोध्या का नाम पड़ता गर्म तेल की तरह कान में। दिक्कत है अयोध्या से, राम से, प्रभु राम से, मथुरा से, काशी से, ओम से। मुझे यही अभी मैं मस्जिद कर रहा होता तो फिर हिंदू मुस्लिम क्या, अयोध्या में मुसलमान भी है, हिंदू भी है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं अयोध्या। बोलिए अब आप। नहीं, आप बोलने के लिए तो बुलाया था ना। डिबेट परोस रहे हैं देश के सामने। अयोध्या का मुद्दा हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं है। जो अयोध्या का मुद्दा हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं है। आपको अयोध्या से एलर्जी है, मैं जानता हूं। आपको काशी से एलर्जी है, आपको मथुरा से एलर्जी है, हो सकती है। बोलिए अब आप, धर्मवीर जी। मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए जी धर्मवीर जी। जी, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने इतने ही अच्छे काम किए होते तो पार्लियामेंट्री बोर्ड को इनको अयोध्या भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर बच्चे बगैर ऑक्सीजन के मर गए थे गोरखपुर में। और ये जो रावण राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये जो भगवान परशुराम के वंशजों पर एक तरफा गोली चलाई जा रही है, इनकी गाड़ी पलटी जा रही है, अब ये भगवान परशुराम के वंशज इनकी सरकार पलटने के लिए तैयार बैठे हैं। और जिस अयोध्या में योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने आए ना अमन जी, अभी ये शहजाद भाई कह रहे थे कि हमने शौचालय बनाए हैं, तो ये 47,000 2 कमरे के मकान विद शौचालय, जिस पर योगी आदित्यनाथ जी ने गेरुआ रंग पुतवा दिया है, वो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाए थे, गरीबों के लिए, सर्व समाज के लिए, जिन्हें योगी आदित्यनाथ अपना बता रहे हैं। और जिस पैड़ी पर, राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जला रहे थे ना योगी आदित्यनाथ जी, वो राम की पैड़ी पर भी 350 करोड़ रुपए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में लगाए थे। और वो राम की पैड़ी के पत्थर भी बहन जी के शासन में लगे हुए हैं। ये नकली हिंदू हैं, देखिए और ये नकली राम भक्त हैं। देखिए ये शहजाद भाई के दिल में कौन नकली कौन पता नहीं, लेकिन मायावती क्यों नहीं आज तक नजर आई अयोध्या दिए जलाते हुए? मायावती क्यों नहीं आज तक नजर आई? मायावती क्यों नहीं नजर आई आज तक? बगल में छुरी है और मुंह में राम है। मायावती चुनाव लड़ेंगी क्या? ये रावण के पोषक हैं। अच्छा, कौन रावण का? राम का पता नहीं। मायावती चुनाव लड़ेंगी क्या? ये रामराज नहीं है, ये रावण राज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी, कह रहा है। ये उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है इनके ऊपर। देखिए, ये हाई कोर्ट इलाहाबाद ने टिप्पणी की है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। अच्छा, मायावती चुनाव लड़ेंगी? बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। सुनो क्या हो गया भाई, अभी तो बड़ी बड़ी शेखी भगा रहे थे, अचानक से क्या हो गया? योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं अयोध्या से डंके की चोट पर। मीडिया के, अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए ना क्या हो गया भाई? भक्त तो है, राम भक्त है भाई, हम लोग है राम भक्त, बाबर भक्त नहीं है ना, कम से कम राम भक्त है। दिखाई नहीं देंगे। मायावती चुनाव लड़ेंगी? जाट मुस्लिम ब्राह्मण, बस इसी में उलझे रहिएगा, जाट मुस्लिम ओबीसी। आगे बढ़िए सर, ये जाति की दीवारें गिराइए। हाँ, हिंदू मुसलमान का चेहरा
हिंदू मुस्लिम का डिबेट से चश्मा, उतार दीजिए। आप जाट मिस्टर मुस्लिम अमित ओबीसी चावला, का, दलित का ये चश्मा बहुजन उतारिए। समाज पार्टी का कार्यकर्ता बैठा आप है। लोगों ने तो ये टुकड़े बाबा टुकड़े साहब कर रखे के हिंदुओं के, संविधान को पढ़ता है। जब आते हैं डिबेट में ये दलित, आप जैसे ओबीसी, पत्रकारों के पिछड़ा, काबू में आने वाला नहीं है। तो चलिए ना, लड़वा दीजिए चुनाव। योगी जी को औकात दिखा दीजिए। मायावती खड़ी हो जाए अयोध्या से, चल रहा है, उसकी बात करो। चाहे अयोध्या चाहे गोरखपुर खड़ी हो जाए मायावती। बताइए ना, बताइए ना। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरे खड़ा जो है। भी बड़ा नेता समझ में इनकी आता हो, ईंट से खड़ा ईंट कर बजा दीजिए। देंगे। 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचते हैं। राम की शिलाओं को बेचते हैं। धर्मवीर जी, 2000 करोड़ रुपए जमा कर लिए उन्होंने। डर किस ये चीज का काला है? धन जो है, मायावती ऐसे को थोड़ी डर लेके किस आए चीज ये। का है? चुनाव ना ये लड़ने काला के। धन भी इन्हीं का था। ये समाजवादी पार्टी मैं 1 मिनट आप सबको रोक बीजेपी रहा का चोली दामन का हूं, आप साथ सबको है। रोक रहा हूं। मेरे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए, देश नहीं झुकने देंगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल पहला यूपी चुनावों को लेकर ही, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ सर, ये कंफर्म है? देखिए, ये तो मैं भी नहीं कहूंगा, मगर चुनाव जरूर लड़ेंगे जी। मगर ये जब हम लोग के इलेक्शन कमेटी की जो घोषणा होती है उसके आधार पे हम लोग को पता चलता है जी। लेकिन मीडिया में आज मैं दिन भर से देख रहा हूँ, ये खबर चल रही है और मैं ये मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां से भी लड़ेंगे बहुत अच्छा होएगा। मगर अयोध्या से लड़ेंगे तो उससे कहीं, मतलब उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इसलिए बार बार सवाल पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से लड़े थे तो पूर्वांचल पर बहुत अच्छा असर पड़ा था। अब योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे तो पूरे अवध पर असर पड़ेगा। ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, यही आपकी प्लानिंग? ये तो आप, ये मास्टर स्ट्रोक हो या कुछ, ये आपका विश्लेषण होएगा। अयोध्या से लड़ने का बहुत बड़ा एक संदेश भी जाता है और दूसरा, ये खाली अवध क्षेत्र का ही नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में भी इसका बहुत बड़ा असर मिलेगा और मैं तो इतना ही कहूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और एक जो मैसेज है बहुत बड़ा है, क्योंकि जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो अयोध्या से भागते रहे हैं और उसका कारण उनका एक ही था कि हम जो वोट बैंक है, विशेष रूप से जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसके लिए वो अयोध्या राम का नाम तो आज जप लेंगे लेकिन वहां पे दर्शन नहीं करने जाना चाहते थे क्योंकि वो वोट खिसक जाता था। तो मगर हमारे मुख्यमंत्री, हमें गर्व है कि उन्होंने 30 दफे अयोध्या गए हैं और हमें ये भी गर्व है कैबिनेट में बैठ के कि एक नहीं, वहां पे 600 करोड़ का एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनवा रहे हैं, 100 करोड़ के ऊपर का इंटरनेशनल बस स्टेशन बनवा रहे हैं, अन्य योजनाएं हैं जिसके आधार पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है और जो अयोध्या मंदिर है उसका तो जरी तीर्थ स्थल कर उसका निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो जितनी भी जगहें हैं जो कि प्राचीन काल से मानी जा रही है और उसका कहीं ना कहीं उसका उल्लेख भी रामायण के अंदर भी है, उसको भी बहुत अच्छी तरह हम लोग विस्तार कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ जी, मैं अगला सवाल आपसे लेता, लेकिन अभी डिबेट में, अभी 5 मिनट पहले हमारी डिबेट में शौकत अली समाजवादी पार्टी से हैं, वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या में जो राम भक्तों पर गोलियां चली थी, अगर काशी में फिर से कोई ऐसा कुछ करेगा, हमारी सरकार आएगी तो हम वैसी कार्रवाई करेंगे, मथुरा में ऐसा कुछ होगा तो फिर से हम वही कार्रवाई करेंगे। ऐसा है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मगर वो अब मुंगेरी लाल के जो सपने उनके अध्यक्ष जी देख रहे हैं, इन लोग भी देखना बंद कर लें, समय कम हो गया है और अब अपनी उल्टी गिनती तो उनकी पहले दिन से चल रही थी, मगर ये इन्होंने इस प्रकार का सपना भी देखा। मैं फिर कह रहा हूं, राम भक्तों पे, काशी भक्तों पे या कृष्ण भक्तों के ऊपर गोली चलाने का इन्होंने भी सपना भी देखा तो इनका हर्ष बहुत बुरा होएगा। सिद्धार्थनाथ जी, आज की जो डेवलपमेंट है उस पर भी एक कमेंट आपका सर। स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी साहब और फिर देखिए, ये उन लोग का अपना व्यक्तिगत है, मगर हमें भी पता है और आप लोग भी जानते हैं कि कहीं तो परिवारवाद की चाल चलती है, कहीं पुत्र प्रेम आ जाता है, किसी को जब बोल दो कि भाई आपका ये टिकट यहाँ से आप लड़ोगे तो हार जाओगे, सर्वे में भी आ रहा है, ऐसे भी हम लोग की खबर है, तो वो भी अपना दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। तो ये सब चीजें हैं, चुनाव के पहले चलती हैं, तो इसलिए बहुत इस पे
गंभीर होके हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि जो कार्य हैं वो कार्य दिखते हैं, और कार्य ये है कि जो श्रमिक हैं या कामगार हैं, क्योंकि कामगार की जो बात कर रहे हैं यही तो है, दलित और ओबीसी, ये जो 1.5 करोड़ कामगार हैं उत्तर प्रदेश में, उनको 1500 करोड़ रुपए दिया है, वो भी कोविड काल में दिया गया है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस प्रधानमंत्री आवास योजना जो 28,000 खाली समाजवादी पार्टी के टाइम पे दी गई, तो 45 लाख गरीबों को दिया गया। ये कौन है गरीब? यही ओबीसी है, यही दलित है समाज। कई किसानों को उनको किसान सम्मान निधि का 42,500 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, तो वो कौन है? किसान भी तो यही है। इसी प्रकार से अन्य योजना, टॉयलेट 2 करोड़ 60 लाख, और जब 36,000 करोड़ हमने माफ किया था जो समाजवादी पार्टी के टाइम का था किसानों के ऊपर ऋण, तो वो भी तो कौन है? यही तो ओबीसी है, यही किसान है। तो ये किन लोगों की हितैषी बन के अब सामने आ रहे हैं, ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। और जो लोग ज्वाइन करने में लगे हैं समाजवादी पार्टी के, मैं तो आपके सामने अपनी गिनती कर दूंगा 5 साल की, और मैं ऐसे 10 नहीं, मैं 50 दूंगा। मैं इन सभी लोगों को दावा देता हूं, खुले मंच पे देता हूं, कि आप 10 ऐसी योजनाएं गिना दो जो समाजवादी पार्टी के कार्य में हुई हो, जो ओबीसी के हित में हो और दलित के हित में हो, मैं राजनीति करना छोड़ूंगा। आप कह रहे हैं कि हार के डर और टिकट कटने का डर था, इसलिए 14 के 14 निकल लिए 3 दिन में। देखिए, उसमें से कुछ तो है, मैं इतना जो कह सकता हूं, 8 से 9 तो ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिलना था, उनको पता था। जो बाकी कुछ है वो पुत्र प्रेम में फंसे हुए हैं, कुछ किसी और चीज में फंसे हैं, तो ऐसे काफी हैं। तो अब समय, आप लोग ज्यादा इसमें समझदार हैं, हम लोग से टिप्पणी कम करवाएं तो अच्छा रहेगा। चिट्ठी में तो पिछड़ों, दलितों, वंचितों का जिक्र है कि उनकी अनदेखी हो रही, तो उनको न्याय दिलाना, इसलिए अखिलेश जी के पास पूछ लीजिए उनसे पूछिए, ये जो घर दिए गए थे प्रधानमंत्री आवास 45 लाख जो दिए हैं, वो उसमें कौन अमीर है? उनसे ये पूछिए कि जो किसान सम्मान निधि है, या जो टॉयलेट योजना है, या जो उज्ज्वला गैस में 1 करोड़ 70 लाख दिया गया है, उसमें कौन से शहजादे लोगों को दिया गया है, या उसके अंदर सब दलित हैं और ओबीसी हैं खाली? उनसे पूछे तो हम तो यहां तक की आंकड़े देंगे कि जो 3.5 करोड़ लाभार्थी परिवार है, उसकी सूचीबद्ध है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी क्या अभियान चल रहा है, उनके घर घर जाके उनको तिलक लगाने का, उन लोगों का हमारे पास सूचीबद्ध है। उसमें से देखें और बताएं कौन शहजादा है, वो हम फिर बात करेंगे। और कहीं उनको ये कुछ नहीं दिखता, तो ये जो ढोंग है, इन लोगों को करना बंद कर देना। एक आखिरी सवाल, कोई डेंट आप देखते हैं क्या कुछ चुनावों पर असर? 14 मतलब 3 मंत्री, 11 और विधायक, कोई असर, कोई डेंट, कुछ नहीं? देखिए, ये तो सिफोलॉजिस्ट का काम है, क्या होएगा या नहीं होएगा, मगर मैं जानता हूं, इतना हूं, मैं 2 चीज आपको कहूंगा। पहला तो कल्याण सिंह जी से बड़ा ओबीसी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रहा है और ना रहेगा। लेकिन ये भी सच है कि वो जब उन्होंने मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, तो उनके पास भी अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। उसका कारण मैं बताता हूं। ये जो ओबीसी मतलब यादव ओबीसी है, या समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है, जिसको वो माई वोट कहते हैं, MY, उस वोट के साथ जो नॉन यादव ओबीसी है, वो कभी जाता नहीं है। और ये ग्राउंड की सच्चाई है उत्तर प्रदेश की राजनीति जो समझता है। ठीक। और दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, जितने नेता गए हैं सब बड़े हैं, मैं उनका सबका सम्मान करता हूं, मगर मायावती जी से बड़ा कोई भी कद्दावर नेता इनमें से नहीं है। और जब मायावती जी ने 2019 में महागठबंधन किया था, और उसमें सब चिल्ला के सेफोलॉजिस्ट भी कह रहे थे 20-25 सीट में सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, वो भी रिजल्ट सबने देखा है। तो उस समय भी जो भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट है, उसका कारण एक है, क्योंकि जिसको सब लोग ओबीसी के नाम पे वोट की बात करते हैं, वो सबसे बड़ा देश का ओबीसी जो है,
वो नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और उन्होंने अपने जो तार हैं सब ओबीसी और दलित समाज के साथ जोड़े हैं, किसानों और युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी योजनाओं के तहत इन सब का कुछ ना कुछ इसमें लाभ दिया है बिना कोई शर्त के। आखिरी सवाल, ऐसे कैसे टूटेगा सर 35 साल का रिकॉर्ड? मैं आपका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आप कह रहे थे 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, सीएम वापस आएंगे। अगर आखिरी सवाल, सब साथ छोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा 35 साल का रिकॉर्ड सर? साथ छोड़ते हैं वो फिर कहना नहीं चाहता, क्योंकि सब मेरे साथ के हैं, मगर ये दुर्भाग्य है, मगर विनाशकाले विपरीत बुद्धि जरूर कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थनाथ सिंह, योगी सरकार में मंत्री। सर, विनाशकाले विपरीत बुद्धि वो कह रहे हैं और कोई असर इस तरह का नहीं होगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आहत हुए 5 साल लग गए आपको आहत होने में, मतलब आपको लगने लगा, ये कब लगा आपको? जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब अचानक से लगा या पहले से लग रहा था? कब आपको लगने लगा कि हाँ भाई दलित और पिछड़ों की बात नहीं हो रही, अनदेखी हो रही है? दारा सिंह चौहान जी, क्या हुआ था? अमन जी, चूंकि सीधा साधा समाज और ईमानदार समाज है, बड़े ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरे पिछड़े समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था सरकार बनाने के लिए। दलित समाज के लोगों ने भी दिया था। इस प्रदेश के नौजवान को नहीं लगता कि आज पूरे प्रदेश का नौजवान जो सड़कों पे घूम रहा है अपने रोजगार के लिए, आज किसान जो घर में रहना चाहिए अपनी खेत की रखवाली के लिए जानवरों से, आज रात के ठंड के रात में भी चारपाई लेकर के अपने खेत में पड़ा हुआ है। आप नहीं देख रहे कि जिस तरीके से टीचर की भर्ती में क्या उनके साथ अन्याय हुआ, आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ हुई, आज कई महीनों से जाड़ा गर्मी बरसात में लाठी खा रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है। और 5 साल तक, आपको भी पता है कि 5 साल का समय बहुत होता है, और सरकार का फैसला हर रोज़ कोई न कोई होता रहता है। शायद पिछड़ा समाज के लोग सोचे कि हम लोग पिछड़े, शायद हमारे अधिकार के बारे में कोई चर्चा होगी, हमारे संरक्षण के लिए कोई चर्चा होगी, हमारे सम्मान पहचान के लिए कोई चर्चा होगी, लेकिन सरकार के आखिरी दिन तक जब ऐसा नहीं लगा, तब चूँकि उसी समाज का मैं रहने वाला हूँ, पिछड़े समाज का, इसलिए आहत होकर के हमने अभी कल जो है सरकार से इस्तीफा दे दिया। फिर तो आप भी पाप के उतने ही भागी हुए ना, आप उस सरकार का हिस्सा थे। मतलब आप कह रहे हैं वो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, कथित पिछड़ा विरोधी सरकार, कथित आप जो कह रहे हैं, तो आप भी तो उतने ही पाप के भागी हुए। आप तो सरकार का हिस्सा रहे, और इस कथित पिछड़ा विरोधी सरकार में इतने समय तक आप कैसे रह पाए? देखिए, ऐसा है, मैं कथित कहाँ से आप शब्द लाए मुझे नहीं पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता की सबका साथ सबका विकास, आपने भी सुना होगा कि शायद भरोसा किया कि शायद सबका साथ सबका विकास होगा। जो वंचित समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, पिछड़े समाज के लोग थे, इनको न्याय मिलेगा, इनका अधिकार मिलेगा। लेकिन 5 साल तक, और आपसे बता दूं कि हमेशा हमने उचित मंच पे, उचित फोरम पे आप क्यों इस चुप बात रहे को 5 मैं साल? रखते आया हूँ भाई आप भी कि तो शायद उतने अब ही न्याय पाप के मिलेगा, भागी हुए इनके ना अधिकार फिर। की रक्षा हो पाएगी। लेकिन आज देख रहे हैं कि आज बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी समस्याएं, बिंदुवार कभी चर्चा करेंगे, 1 to 1 में बात करूंगा। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आज पूरे प्रदेश में जो हलचल पैदा है कि यह पिछड़े समाज, क्योंकि आपके मन में सब मीडिया के लोग कहते 5 साल तक आप लोग को नहीं देखा, आपने मलाई खाया। मैं तो आज भी कहता हूं कि मलाई कौन कौन खा रहे हैं ये आप भी जानते हैं, कि जिन पिछड़े समाज के नाते सरकार बनी, जिन पिछड़ों के नाते आज लोग मलाई खा रहे हैं, लेकिन पिछड़े समाज को उनका अधिकार तक नहीं मिल पाया। इससे दुखित और राहत होकर के आज सारे लोग हट रहे हैं। तो इतने ताकतवर मंत्री सर, दारा सिंह जी, आप तो इतने ताकतवर मंत्री, कैबिनेट का पार्ट रहे, कैबिनेट का हिस्सा रहे, आपके होते सोते दलितों की अनदेखी, पिछड़ों की अनदेखी होती रही और आप कुछ नहीं कर पाए, और चुनाव आया, आपको दलितों की याद आई। मतलब ये क्यों ना कहा जाए भाई, मौका परस्त हैं आप लोग, क्यों ना कहा जाए फिर? अमन जी, ये चूँकि आपका जो दिव्य ज्ञान है मैं उसको सराहना करता हूँ कि आप इतने गहराई तक पहुँचे हैं,
और ये मलाई जो 5 साल में 2017 में आप देखते हैं डेमोक्रेसी में नंबर का महत्व होता है। ये तो बात समझते हैं कि संख्या बल पर ही किसी की सरकार बनती और बिगड़ती है। तो ये आपको संख्या की जिस पड़ी है, प्रदेश पिछड़ों में की उत्तर पड़ी है? प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी, आधे से ज़्यादा आबादी जिन पिछड़ों की है, दलित समाज की है, ये सारे लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद ये कुछ लोग जो मलाई खा रहे थे, आज ये तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं पता मलाई कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन ये मलाई खा रहे हैं, लेकिन गरीब की थाली तो कुछ पहुँचा नहीं, उनके अधिकार की रक्षा नहीं हो पाई। जो संविधान में जो अधिकार दिए गए थे, आज उनके साथ भी खिलवाड़ किया गया। तब जाकर के पूरे प्रदेश में इस पिछड़े समाज में जो विद्रोह की भावना पैदा हुई, क्योंकि उसी समाज का मैं रहने वाला हूं, जब मुझे लगा कि 5 साल तक इस मैं समाज की आपसे रक्षा नहीं कर पाने के नाते दारा सिंह जी, नैतिक रूप से मुझे इस सरकार में रहने का अधिकार सीधा नहीं सा है। सवाल है, टिकट कटने का डर था क्या? अभी नवंबर में खबर आई थी कि 100 से 150 विधायकों की टिकट, सिटिंग एमएलएस की टिकट कटने वाली है। और आप नवंबर में ही आपका आखिरी ट्वीट है, मैं आपका ट्विटर भी चेक कर रहा था, उसमें आपने आखिरी ट्वीट किया है 22 तारीख को, 22 नवंबर को, जब मुलायम सिंह यादव को आपने शुभकामनाएं दी हैं जन्मदिन की। वो आपका आखिरी ट्वीट है 22 नवंबर 2021। तो ये नवंबर में जो 100 से 150 विधायकों की टिकट कटने वाले थे, उसका कोई लेने देना आपके इस्तीफे से? आपको भी टिकट कटने का डर था क्या, जो बीजेपी कह रही है? देखिए, ऐसा है, टिकट हमारे लिए टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे वो समाज महत्वपूर्ण है जो वंचित समाज है, दलित समाज है, पिछड़े समाज है, जो छात्र जीवन से जिनके बेहतरी, जिनके सम्मान और पहचान के लिए मैंने अब तक काम करते आया हूं, और मैंने कभी टिकट की लालसा नहीं रखी। और आपको पता होना चाहिए अमन जी कि जिस विधानसभा से मैं चुनाव जीता हूं, मैंने टिकट भी नहीं मांगा था, लेकिन पार्टी हाईकमान के कहने के बाद मैं चुनाव लड़ा। और आपको पता होना चाहिए कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी उस मधुबन विधानसभा में इतिहास में पहली बार चुनाव जीतने का काम किया है लड़ने के बाद। ये पिछड़े समाज की देन थी। नहीं, अगर आपको टिकट नहीं चाहिए, चलिए ठीक है, अब आप अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो फिर सवाल ये है कि आप पिछड़ों के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप कुछ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कुछ काम गिनाएं जिनसे आप प्रभावित हुए, उन्होंने पिछड़ों के लिए ऐसा कुछ किया होगा जरूर, अगर आप गिना पाए या बता पाए जिनसे आप प्रभावित हुए। किसने क्या किया वो तो बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन अभी तो जिस पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, तमाम ऐसे समर्थक लोग हैं जिनके आशीर्वाद से, सहयोग से मुझे एक बार नहीं 3 बार पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला था, जिनके आशीर्वाद सहयोग से मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और पहली बार भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा में जीती है, जिनके आशीर्वाद से। अब सारे लोगों से राय लेने के बाद जब उनको लगेगा कि क्या करना अच्छा है, कहाँ चलना ठीक है, उनके निर्णय के बाद ही मैं अगला कदम उठाऊंगा, मुझे कहाँ जाना है। आपका तो स्वागत कर दिया अखिलेश यादव ने, आपने उनका ट्वीट नहीं पढ़ा, आपके साथ तस्वीर डाल दी उन्होंने और कहा कि सम्मान आपका स्वागत है, तो आपका तो स्वागत कर दिया और आप कह रहे मैं अभी फैसला लूंगा। ठीक है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि स्वागत कर, अब वो स्वागत कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि शायद इस लायक हम लोगों को समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपने समर्थकों के साथ जब बैठक करके हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, जो उनका निर्णय होगा वही मेरा अगला कदम होगा। नहीं, लेकिन मैं बता पाऊंगा वही विस्तार सवाल से कि किसने क्या किया। दारा जी, फिर वही सवाल घूम कर आएगा ना कि अखिलेश यादव के कौन से कामों से आप प्रभावित हुए, समाजवादी पार्टी के कौन किससे कामों से आप प्रभावित हुए जो उन्होंने पिछड़ों के लिए किए, अगर आप बता या गिना पाए, क्योंकि आपने आरोप लगाया पिछड़ों की अनदेखी का। दारा जी, अभी आपको अमन जी मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी आपको कैसे पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने ट्वीट किया? मेरे पास तो बहुत सारे लोगों के फोन आए। नहीं, वो तो अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट कर दिए। शुभचिंतक की बैठक करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करने के बाद जो होगा कि किस पार्टी ने किसके लिए क्या किया है, तब मैं निर्णय लूंगा मुझे कहाँ जाना है। तब मैं आपसे ये बात फोटो करूंगा कब की है? फिर अच्छा, वो दोबारा तस्वीर भी दिखा कि दीजिए भाई, कौन क्या कर रहा है, किसके लिए क्या कर रहा है। वो तस्वीर आपने शायद देखी नहीं, वो तस्वीर कब की है जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करी आपके साथ? वो फोटो कब खींची? वो फोटो कब की है? वो फोटो इस्तीफे से पहले मिलने गए थे या इस्तीफे के बाद खिंचवाई है? जो तस्वीर उनकी रेडी रहती है, यहाँ इस्तीफा होता है, वहां ट्वीट आ जाता है उनकी तस्वीर के साथ।
मौर्य का इस्तीफा फोटो, सैनी का इस्तीफा फोटो, आपका इस्तीफा फोटो। तो फोटो पहले खिंचवा लेते हैं आप लोग या बाद में? फोटो कब खींची? अब आपसे ज़्यादा अब वो अमन जी, इस बात को आप समझ सकते हैं कि कब की होगी, आप पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफे का स्वागत किया है, दल में आने का स्वागत किया है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि कम से कम वो इस पिछड़े समाज को उन्होंने समझा कि हाँ वो स्वागत कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं। लेकिन मैंने कहा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने समर्थकों स्वचिंतकों के बीच में बैठक करने के बाद जो उनके विचार आएंगे तब मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। फिर विस्तार से बिंदुवार में आपसे अच्छा, चर्चा अखिलेश करूंगा यादव से किसी मुलाकात चीज़ पर। हुई होगी ना आपकी? आखिरी बार कब मुलाकात हुई अखिलेश यादव से? कब बात हुई आपकी अखिलेश यादव से, अगर आप बता पाए? कब बात हुई, कब मुलाकात हुई अखिलेश यादव से? अब आखिरी बार कब आप- मिले? आप इसका पता कर सकते हैं। आपको 2-4 दिन में सब पता चल जाएगी। भाई, ये तो डेमोक्रेसी, हर नेता को हर मिलने का अधिकार जी, है। बिल्कुल, किसी से बिल्कुल, कभी भी कोई मिल सकता है। जी जी। मेरे तो दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। और मैं भी लोकतंत्र पे भरोसा करने के नाते किसी से भी मिलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। बस एक आखिरी सवाल, आपकी सारे इस्तीफों की भाषा एक जैसी क्यों है? ऐसा लग रहा है एक जगह से छपके आ रहे हैं सारे। सौम्य प्रसाद मौर्य, सैनी साहब, आपके सारे नहीं, इस्तीफे। आप उसका वो ड्राफ्टिंग देख लीजिए, आपको अंतर नज़र आएगा। लेकिन चूंकि अभी मैक्सिमम जो पिछड़े समाज के लोग हट रहे हैं, उनकी पीड़ा वही है। मैं कहना छात्र जीवन से हम लोगों ने दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अकलिय समाज या जो भी लोग रहे हैं जिनको न्याय और इंसाफ नहीं मिल पाया है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ठीक, हो सकता है सबकी सोच वही, सबकी पीड़ा वही हो। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए और आगे की आपकी पॉलिटिकल पारी के लिए भाई शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया दारा सिंह चौहान। और अब सौभाग्य एक बात किशोर अजवाणी के साथ।